सो बच्चे हमारा टॉपिक है आज का केमिकल बॉन्डिंग। दिस योर फोर्थ चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट चैप्टर था हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन कहता था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, है ना, विच कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन उसके बाद जब हमें आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, तो हम बोल सकते हैं कि एटम इज नॉट डिविजिबल। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। समझ में आया। और उसके बाद अब मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पता चल चुका हमको। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं जब एटम्स कंबाइन करते हैं। बच्चे जब एटम कंबाइन करते हैं ना तो कंपाउंड एटम्स बनते हैं। पहले कंपाउंड एटम बोला जाता था, अब हम उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो जब एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन ही यही है कि एटम आपस में जुड़ते क्यों हैं, उनके बीच में क्या है। फिर अगर दो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है ना, कोई फोर्स है जो उनको आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। तो वही फोर्सेस हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। क्या चैप्टर का नाम? केमिकल बॉन्डिंग। कि जब भी आपको कोई कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, तो एटम आपस में जुड़ क्यों जाते हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना इसका मतलब। तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, कितने टाइप्स की हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, एक ब्रीफ इंट्रो देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। सबसे पहले आयन, आयन वर्ड बताता है कि चार्ज स्पीशीज होंगी। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। अब मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पता ना आपको। मेटल्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर लेगा? नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम नाम कौन सा देते हैं? आयनिक बॉन्ड का। सो आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बाय द ionic bond is formed by the complete loss and complete gain of electron. Whenever an atom lose its electron, then it gets converted into cation and the other atom gets converted into anion, and there occurs the attraction between cation and anion, positive charge, negative charge attraction, and that particular attraction is known as ionic bond or electrostatic attraction or coulombic attraction. समझ में आया। दूसरी टाइप की बॉन्डिंग होगी, ध्यान से समझते जाना। सेकंड टाइप की बॉन्डिंग इसमें आएगी कोवलेंट बॉन्डिंग। कौन सी? कोवलेंट बॉन्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड? इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। वो नॉन मेटल्स के बीच में ही बनेगी, दोनों एटम्स उसमें नॉन मेटल के ही होने चाहिए, मेटल उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दो नॉन मेटल जब आपस में जुड़ेंगे तो उनमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी और जो बनेगा आपके पास वो कोवलेंट कंपाउंड होगा और उसमें जो बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी? कोवलेंट। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी थी, आयनिक या कोवलेंट। योर आंसर इज आयनिक। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया। अब ये जो आपके पास ना बच्चे कोवलेंट बॉन्ड होती है, इसकी कुछ टाइप्स हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड व्हिच इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। मुझे बताना कोवलेंट बॉन्ड के लिए आपने क्या बताया? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, मतलब दो एटम्स हैं, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और बीच में बॉन्ड बन गया। समझ में आया। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पता क्या होता है, एक एटम है ना वही अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। उसमें सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग होती है। बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में डालेगा और बॉन्ड बना लेगा। दूसरे एटम उसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बॉन्ड बनाने के लिए। समझ में आया। दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट एंड इट इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। ठीक है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनेगी जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में एक अट्रैक्शन शो करेंगे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीन टाइप की बॉन्डिंग मैंने आपको बताई। कौन सी? आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें आता है, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं मैं, व्हाई एटम्स कंबाइन। ठीक है बेटे, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं। मैं यहां पर एक एटम लिखता हूं और हम देखते हैं कि वो कंबाइन क्यों करेगा। लाइक मैंने लिखा सबसे पहले बच्चे यहां पर सोडियम।
क्या सिंबल होता है सोडियम? Na। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 11। सबसे पहले ना आपको नोबल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। मुझे बताना नोबल गैसेस के बारे में। सबसे पहली नोबल गैस हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर, उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर, फिर आर्गन कितना? 18। क्रिप्टॉन कितना? 36। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन कितना? 54। चलो मैंने ये 5 नोबल गैसेस लिख ली, ठीक है बच्चे। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी कन्फिगरेशन आ गई 2, 1s2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10, तो इसके पहले शेल में कितने हैं? 2, और दूसरे शेल में कितने? 8। ब्लैक इंक। ठीक है। सो थर्ड नोबल गैस कौन सा है? आर्गन। कितना एटॉमिक नंबर है? तो बोलो क्या आएगा? 2, 8 एंड 8। ठीक है। यहां पर कितना है? क्या आएगा? 2, 8, 18। ऐसे करते थे 2, 8, 8, 2, 8, 18, 18 ऐसे करके चलते थे ना हम लोग। तो कितना हुआ? 2 एंड 10, 8, 8 एंड 18 कितना हुआ? कितना हुआ? 28। और आगे कितने बचे? 8। लिख देता हूं मैं 8। ऐसे ये भी फुली फिल्ड होगा। ओके। अब मैं बात करता हूं सोडियम की। हर कोई एलिमेंट ना बच्चे नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। किसके जैसा बनना चाहता है? नोबल गैस के जैसा, क्योंकि नोबल गैस सबसे स्टेबल है, उसके शेल पूरे कंप्लीट हैं। समझ में आया? अब सोडियम किसी के साथ क्यों कंबाइन करेगा? अगर करेगा भी कंबाइन तो ये लॉस करेगा या गेन करेगा, वो आपको सामने इनको देख के पता चल जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो ना ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। कौन है इसके नियरेस्ट नोबल गैस? तो ये नियॉन के जैसा बनना चाहता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। नियॉन में कितने हैं? तो इसको नियॉन के जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये अपने आप थोड़े हवा में थोड़ी ना लॉस करेगा, ये किसी के साथ कंबाइन होगा, उसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन जिसको रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आया? लाइक तो इसका क्या था? 2, 8 एंड 1। तो अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा, और फिर ये 2, 8 हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा? नियॉन के जैसा हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं बात करता हूं यहां पर क्लोरीन की। जल्दी बताना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटे 17। कितना है? तो 2, 8 एंड 7। बताओ इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? आर्गन है। कितना है उसका? और इसमें कितने हैं? तो अब ये भी कंबाइन करेगा ना किसी के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा उससे। समझ में आया? तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 2, 8 और 8 हो जाएगा। समझ में आया? नियरेस्ट नोबल गैस के। तो हर कोई एलिमेंट किसके जैसा बनना चाहता है? नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है, ताकि वो भी क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। एक और एलिमेंट लिखता हूं मैं यहां पर, सल्फर लिखता हूं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। 16 है ना बच्चे? तो 2, 8 एंड 6 है। अब बताओ ये इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? आर्गन ही है, 18 वाला ही है। तो उसके लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये सल्फर जो है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, और गेन करने के बाद इसके 6 की बजाय कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये भी स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया आपको? व्हाई एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन विच सेंस? क्या किस तरह की स्टेबिलिटी उनको चाहिए? दे वांट टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। समझ में आया? एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं बच्चे? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। उसके लिए उनको इलेक्ट्रॉन लॉस भी करना पड़ सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी करना पड़ सकता है। और एक और एग्जांपल लेता हूं। अब ना मैं एग्जांपल ले रहा हूं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कितना? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरे में कितने? समझ में आया? अब इसमें 4 है, तो 4 के केस में पता क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए जा सकते। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसमें कितने बचे? 2। तो ये हीलियम के जैसा हो गया। और अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आप डाल दो तो इधर कितने हो गए? 8। तो ये नियॉन के जैसा हो गया। यानी अगर ये गेन या लॉस करे तो भी ये स्टेबल हो सकता है ना, लेकिन ये लॉस और गेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लगेगी, इतनी दे नहीं सकते। और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। समझ में आ गया बच्चे? इसका मतलब कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो वो क्या करेगा? शेयर करेगा।
क्या करेगा? शेयर। अब ये कार्बन किसी दूसरे के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसकी वजह से इसमें 8 हो जाएंगे। समझ में आया? जैसे मैं बोलता हूं CO2, अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे जल्दी बताना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो पहले में कितने हैं? 2 और फिर कितने हैं? 6। तो बच्चे ऑक्सीजन में ना 6 है। यहां पे लगा दिए कार्बन। कार्बन में कितने थे? 4। और दूसरा ऑक्सीजन इसमें भी कितने हैं? 6। समझ में आया? अब इस कार्बन को ना 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, तो ये कार्बन पता है क्या करेगा? देखो, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर कर लिए। बताओ अब इस कार्बन में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? 2। तो इस ऑक्सीजन ने यहां से 2 शेयर कर लिए। बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? और इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए? इस तरह का जो बॉन्ड बनता है ना शेयरिंग से, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया आपको? सो व्हाई एटम्स कंबाइन? टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबल noble gas configuration, and for that purpose it may lose electron, it may gain electron, or it may share electron. Whenever the electrons are lost and gain, है ना, whenever the electron gain or loss of electron occur, then the bond formed is known as ionic bond. And if there occurs a sharing of electron, then the bond formed is known as covalent bond. और अगर यहां पर शेयरिंग कितने, इस मुझे बताना, इस पूरे प्रोसेस में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 4। यहां पर कितने शेयर हुए? 4। दैट इज नोन एज कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको? कोवैलेंसी। हम लोग बोलते हैं ना कार्बन इज द टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट बिकॉज वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज टेट्रावैलेंट। कोवैलेंसी क्या होती है बच्चे? कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दैट इज द कोवैलेंसी। यहां पर देखो ना, कार्बन ने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं? इसका मतलब कार्बन टेट्रावैलेंट है। अगर 1 शेयर करेगा तो मोनोवैलेंट, 2 शेयर करेगा तो डाइवैलेंट, 3 शेयर करेगा तो ट्राइवैलेंट, और 4 शेयर करेगा तो टेट्रावैलेंट। 4 से ज्यादा शेयर नहीं होते। समझ में आ गया बच्चे? सबको क्लियर हुआ या नहीं? पक्का? ठीक है। तो ये था सबसे पहला टॉपिक कि एटम जो है वो कंबाइन क्यों करते हैं। सबको क्लियर हो गया? एटम इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि वो नोबल गैस के जैसे बनना चाहते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे बच्चे? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब कैसे बनता है? ठीक है। दूसरा पॉइंट, कौन से फैक्टर्स पे आयनिक बॉन्ड का बनना डिपेंड करता है, और जब आयनिक बॉन्ड बन जाता है, आयनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा, क्या उनमें से करंट कंडक्ट होगी या नहीं होगी, ये सारी प्रॉपर्टीज अब हमको पढ़नी है। ठीक है बच्चे? तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? आयनिक बॉन्ड। ये समझ में आया आपको? पक्का? ओके, हेडिंग डाल दीजिए बच्चे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, पहले तो हमें यह समझना है कि आयनिक बॉन्ड प्रैक्टिकली बॉन्ड होता भी है कि नहीं। ठीक है? क्या ये बॉन्ड है या नहीं है, या कुछ हो रही है? देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यस, ऐसे कर, ठीक है। सो यहां पर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की। सो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बाय द गेन, बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? यहां तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस, और यहां तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन। दोनों एक साथ ही होंगे। एग्जांपल देता हूं मैं इसकी आपको, देखो अच्छे ध्यान से देखना। यहां पर मैं ले रहा हूं सोडियम। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? कितना होता है बच्चे इसका एटॉमिक नंबर? 11। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2 8 एंड 1। सही है? अब आपने इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आपको याद है उस एनर्जी को क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते थे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब होगा क्या? जब आप इस सोडियम को आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे, फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी?
रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव, सही है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो आपका एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस। यानी अभी आपका सोडियम कौन सी स्टेट में था, गैसियस, और ये कैटाइन भी कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। समझ में आ गया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, क्लोरीन। ये भी कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस, न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए। अब आप इसमें वही इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो। अब बच्चे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, 17, ये था 2, 8 और 7। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा, Cl नेगेटिव, गेन करके नेगेटिव, एनाइन बन गया, ये कैटाइन और ये एनाइन, ये भी गैसियस है। इसका हो गया अब 2, 8, 8 और इसका हो गया 2, 8। समझ में आया। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपके पास एक कैटाइन बन चुका है और एक एनाइन बन चुका है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये भी कौन सी स्टेट में है, गैसियस, और ये भी कौन सा है, गैसियस स्टेट में। ये है 2, 8 और ये है 2, 8 और 8। समझ में आ गया। अब आपको पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पर सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा है। क्या इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये अट्रैक्शन कब हुआ, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किया। उसके बाद यहां पर इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन आ गया। इस अट्रैक्शन को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, या फिर इसको हम लोग कोलंबिक अट्रैक्शन भी बोलते हैं, कोलंबिक अट्रैक्शन। समझ में आ गया। और इसी अट्रैक्शन को नाम दे दिया गया है आयनिक बॉन्ड का। समझ में आया आपको। मुझे बताओ, आयनिक बॉन्ड एक बॉन्ड है या अट्रैक्शन है, किसके बीच में, आयंस के बीच में। आयंस कैसे बने, आफ्टर द लॉस एंड आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। अब हम लोग आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है। बताना बच्चे, इट इज द अट्रैक्शन, it is the attraction between ions that are formed by the loss and gain of the electron, that are formed by the gain and loss of the electron. अट्रैक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं अट्रैक्शन को, अट्रैक्शन इज नोन एज कोलंबिक अट्रैक्शन, या फिर दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और क्या बोल सकते हैं अब इसको, आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं। और ये बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में काउंट होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ में आया आपको बच्चे। कैसे बनता है बच्चे आयनिक बॉन्ड, सिंपल सी बात है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटाइन बनाएगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन बनाएगा, फिर उस कैटाइन और एनाइन के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन, और उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और साथ में अट्रैक्शन का नाम बताओ, कोलंबिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सबको समझ में आ गया। अब हम इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, पहले आप ये फटाफट से नोट करो। अच्छा, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ध्यान दो बच्चे। यहां पे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो सबसे पहले आप लिखोगे बच्चे मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। तो क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2। सही है। तो इसको क्या करना है बताना मुझे, या गेन करेगा लॉस करेगा, लॉस करेगा। लॉस करने कितने लॉस करेगा, क्योंकि इसमें 8 हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और साथ में कौन है इसके साथ, 2 क्लोरीन एटम्स, तो Cl2, 8, 7, दूसरा क्लोरीन
2 8 7। तो क्लोरीन के पहले शेल में कितने हैं? 7। इसमें भी कितने हैं? इसको कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? इसको भी कितने चाहिए? तो ये कितने लॉस कर रहा है? तो दोनों को भी एक एक मिल जाएगा। बनेगा कंपाउंड कि नहीं बनेगा? अब हम इसका कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनेगा, लिखना कैसे आपने? सबसे पहले आप लिखोगे मैग्नीशियम, और कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास बैलेंस शेल में? 2। बना लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लिखोगे 2 8 2, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स Cl आपने इसमें ऐड किया। Cl का क्या था? 2 8 और 7। क्लोरीन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उन 7 इलेक्ट्रॉन को आपने थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाना है। मतलब डॉट में अगर ये दिखाए ना, तो उनको डॉट में मत दिखाना, क्रॉस में दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। समझ में आ गया? अलग से बना देता हूं एक और क्लोरीन, 2 8 7। अब उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को भी आप यहां दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आ गया? अब आप लोग क्या करोगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दोगे। आप यहां पर ध्यान देना, मैंने जो एरो बनाया है वो सिंगल हेडेड एरो है, दिखा रहा हूं ना। सिंगल हेडेड एरो का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे दो। पता चला? अब बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? कैसे बनेगा? Mg, और नीचे क्या लिखेंगे? 2 8, और इसके ऊपर अब चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? कितना चार्ज आया इसके ऊपर? 2 आया। 2 चार्ज, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे? तो आप लिखोगे 2 पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में क्लोरीन कितने थे आपके पास? 2। तो आप लिखोगे 2 टाइम्स Cl, कितना हो जाएगा? 2 8 एंड 8। समझ में आया? 2 8 एंड 8। और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? -2 नहीं, -1। क्लोरीन, एक क्लोरीन पे तो -1 ही आएगा ना, वो 2 है। अब आपने इसको और करके पता कैसे लिख देना है? MgCl2। क्लोरीन के ऊपर की वैलेंसी कितनी थी बच्चे? जब फॉर्मूला बनाते थे तो वैलेंसी को क्रॉस करते थे ना आप लोग। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, और इसकी कितनी है? तो क्रॉस में कर दो। Mg के नीचे क्या आएगा? 1, और Cl के नीचे क्या आएगा? 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? MgCl2। लेकिन जब आप ये प्रोडक्ट दिखाओगे ना, यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। तो पहले मैंने ग्रीन वाले कितने बनाने हैं, जल्दी बोलना। 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। और एक कौन सा शो करूंगा अब मैं यहां पर? ये आया था ना उधर, तो एक आप यहां पे ब्लैक के साथ शो कर दो। समझ में आ गया? और मैग्नीशियम ने तो लॉस कर दिए, कुछ दिखाने की नीड ही नहीं है। क्लियर हो गया? आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो। सो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि बॉन्ड कैसे बनेगा। आपको ये समझ में आया? ओके, एक एग्जांपल और देता हूं, अब आप खुद से करके दिखाओ। AlCl3 कैसे बनेगा? बच्चे ये समझ में आया सबको? AlCl3 कैसे बनेगा, जल्दी बताना मुझे। AlCl3, पहले बताओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो आप लिखो एल्यूमिनियम 2 8 एंड 3। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बैलेंस शेल में? 3। तो 1 2 3। कितने क्लोरीन के साथ ये कंबाइन हो रहा है? 3 के साथ। तो आप लिखो फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन। कितने होते हैं क्लोरीन में? 1 2 3 4 5 6 एंड 1 1 2 3 4 5 6 एंड 1 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। अब तीनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक इसको गया, एक इसको, और एक इसको। ठीक है बच्चे? क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले आप लिखोगे Al, और वो रह जाएगा 2 एंड 8। और कितना चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव। और साथ में लिखोगे 3 टाइम्स Cl नेगेटिव। ठीक है? और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा अब आपका? 2 8 8, जैसे यहां पे हुआ था। और करके क्या लिख दोगे? AlCl3। सबको समझ में आया? तो ये आगे आपकी 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। सो आपको बताओ आयनिक बॉन्ड समझ में आया क्या होता है? जल्दी से बताना क्या होता है आयनिक बॉन्ड? It is the force of attraction between ions, and the ions are formed
after the loss and gain of electron. After the loss and gain of electron, charge produced, and there occurs the attraction between that charges, and that is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक अट्रैक्शन. फटाफट से इसको नोट करो. लिख लिया? सबने लिखा? ओके. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी भी बॉन्ड बनती है तो वहां पर सिस्टम की एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज होती है. पहले इस चीज को समझ लो सभी बच्चे. Whenever the bond is formed, then there occurs a decrease in the energy. जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं ना बच्चे, तो हमें ये पता होना चाहिए वहां पर वो जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो मतलब उनके बीच में क्या हो रही है? तो क्या सिर्फ अट्रैक्शन ही होती है या रिपल्शन भी होती है? ये चीज हमको समझनी पड़ेगी. आपने नोट कर लिया? ओके. देखो, मैं आपको दो एटम्स को ना जोड़ के दिखा रहा हूं. ये आपके पास एक एटम है, ध्यान देना. ये आपके पास दूसरा एटम है. इस एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर कौन सा चार्ज है? इस एटम के बिल्कुल सेंटर में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, न्यूक्लियस. क्लियर हो गया? यहां पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर भी क्या होते हैं? जब ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या होगा? बच्चे ध्यान से समझना. यहां पर दो फोर्सेस होंगी. इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी? रिपल्शन. क्या होगी? रिपल्शन होगी, जो इनको दूर दूर लेके जाएगी. इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? जो इनको दूर दूर लेके जाएगी. मतलब एक फोर्स रिपल्शन वाली है यहां पे. समझ में आया? अब एक फोर्स अट्रैक्शन वाली है. बताओ वो कौन सी है? इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? अट्रैक्शन. इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? अट्रैक्शन. बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पर ना हमेशा दो फोर्सेस एक साथ काम करेंगी. कौन सी दो फोर्सेस? रिपल्शन और अट्रैक्शन. अगर कभी रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा हुआ तो वो कभी भी बॉन्ड नहीं बन पाएगा. समझ में आया? वो दो एटम कभी नहीं जुड़ पाएंगे आपस में. लाइक मैं दो हीलियम को आपस में जोड़ूं अगर, तो वो कभी भी He2 नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा वाला फैक्टर ज्यादा है? रिपल्शन. अगर रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा हुआ तो एटम कभी भी एक दूसरे के साथ लिंक नहीं कर पाएंगे. लेकिन हाँ, अगर अट्रैक्शन वाला फैक्टर ज्यादा हुआ तो वो जुड़ेंगे. समझ में आया? और आपको एक चीज मैंने पहले भी बताई थी कि जब कभी भी दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो वहां से एक एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है? मैंने ये एक एटम लिया, ये दूसरा एटम लिया. बार बार यही पेन की एग्जांपल देता हूं. एक एटम, दूसरा एटम, इन दोनों को मैंने अट्रैक्ट किया और यहां से एक एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है? हुई ना एनर्जी रिलीज? अब जब ये एनर्जी रिलीज हो गई, कहां से रिलीज हुई? एटम्स के बीच में से. तो इनकी एनर्जी क्या हो गई? कम हुई ना बच्चे. बच्चे मैं यहां पर आता हूं, अब चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे को समझो. देयर आर टू, द होल यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज सिस्टम एंड सेकंड इज सराउंडिंग. समझ में आया? सिस्टम वो चीज होती है जो आपकी कंसीडरेशन में, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो. आपने ना जब भी कोई चीज होती है ना, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, वो आपने उस सिस्टम के लिए ही बतानी होती है. मुझे बताओ आपके लिए इस समय सिस्टम कौन है? मैं. आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो और मैं कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं. तो मेरी एनर्जी लॉस हो रही है. तो अगर आप बोलोगे, आपको कोई पूछेगा, तो आप बोलोगे एनर्जी इज रिलीज्ड. कहां से रिलीज हुई? बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन में वो चीज है. दैट इज योर सिस्टम. समझ में आया? तो मेरी एनर्जी हमेशा बाहर जाती जा रही है, मैं बोलते जा रहा हूं. समझ में आ रही है बच्चे बात? और जब एनर्जी रिलीज हो जाती है ना, तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है. समझ में आया? जितना मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा ना, मैं उतना क्या होते जाऊंगा? स्टेबल होता जाऊंगा. मेरी एनर्जी उतनी लो होती जाएगी. समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? अब ये एक एटम है, एक दूसरा एटम है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है और अट्रैक्शन के बाद एनर्जी क्या हो गई? रिलीज. अब बताओ इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई. तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया. समझ में आया? तो जब कभी भी बॉन्ड बनती है ना बच्चे, वो इसीलिए बनती है ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि नोबल गैस की तरह बनना चाहता है हर कोई. समझ में आया? तो बॉन्ड कब बनेगा?
जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वहां पे कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं? कौन सी? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। कौन सा फोर्स अगर ज्यादा हो तो बॉन्ड बनता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बाद क्या होता है? अट्रैक्शन के बाद क्या होता है? एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज। एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज। और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा। समझ में आया आपको? मैं यहां पर अगर एक शॉर्टकट में लिखूं, अगर बच्चे अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब अट्रैक्शन इज 1 अपॉन एनर्जी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। समझ में आया आपको? अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज, कम हो जाएगी, यानी रिलीज हो जाएगी, और उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। तो याद रखना, एटम तब ही जुड़ सकते हैं जब कौन सा फैक्टर ज्यादा हो? अट्रैक्शन वाला फैक्टर ज्यादा हो। समझ में आया? और हर अट्रैक्शन वाले फैक्टर में एनर्जी क्या होगी? और आपको पता ही है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब जब कभी भी बॉन्ड बनेगा, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सबको क्लियर हो गया? पक्का? तो अगर दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनानी है तो मतलब हम उसको क्या करना चाह रहे हैं? स्टेबल। वहां से एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज। एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई, क्योंकि मेरे हाथों के बीच में क्या हुई? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बाद एनर्जी रिलीज हो जाती है और आपके सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? कम, और सिस्टम क्या हो जाता है? स्टेबल। मैंने बड़ी बार एक एग्जांपल दी है कि अगर क्लास में कोई बच्चा बैठा है, मैं जाके उसको एक सीधा टक करके लगा दूं, क्या होगा? ना, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मैंने अपनी एनर्जी उसके अंदर डाल दी, मेरी रिलीज हुई ना। मेरे को गुस्सा था, मैंने मार दिया थप्पड़, मैं स्टेबल हो गया, लेकिन मेरी एनर्जी कहां चली गई? उसके अंदर, और वो उसकी एनर्जी बढ़ गई और वो क्या हो गया? अनस्टेबल, क्योंकि उस समय उसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। समझ में आया? वो मुझे दो बातें सुनाएगा, क्यों मारा मुझे, ऐसे मारते हो आप, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज, और वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। समझ में आया? तो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में जो ऐसे 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 करते रहते हैं, घूमते ऐसे 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 डिस्को डांस करते रहते हैं, क्या उसका मतलब? कि उनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा, वो स्टेबल नहीं बैठ सकते। समझ में आया? होता है ऐसा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं आराम से पढ़ रहे होते हैं, अपनी कंसंट्रेट, उनका वो पूरा का पूरा फोकस अपने सिस्टम पे लगा रहे हैं। तो जो बच्चा पूरा सिस्टम पे फोकस लगाएगा उसको समझ आएगा, और जो नहीं लगाएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो सराउंडिंग में घूम रहा है। तो पढ़ाई तो सिस्टम में हो रही है, सराउंडिंग में तो कुछ हो ही नहीं रहा। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? ओके, नेक्स्ट लिखो, लिविस, हेडिंग डाल दीजिए, लिविस ऑक्टेट रूल। लिविस ऑक्टेट रूल, ये मिटा दे बच्चे। LEWIS, लिविस ऑक्टेट रूल। बच्चे क्या था ऑक्टेट रूल? आप में से किसी को पता है? बताइए, व्हाट डू मीन बाय ऑक्टेट रूल? दैट इज द ऑक्टेट रूल? नो, every eighth element repeats the properties. That is not the octet rule. That is the law of octave. ऑक्टेट का मतलब है कि हर एलिमेंट अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस के बैलेंस शेल में 8 है। आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, हीलियम को अगर मैं छोड़ दूं, इसके अलावा कोई भी नोबल गैस ले लो, नियॉन, ये 10 है ना, सो इसमें है 2 and 8, 8 है इसके बैलेंस शेल में। उसके बाद कौन सी है? आर्गॉन, इसका 18 है। इसमें कितना है? 2, 8 and 8, इसमें भी 8 है। जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके सबके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एवरी एलिमेंट्स वांट टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो अपने बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8। उसको लगता है कि 8 मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। और फॉर दैट पर्पस वो यहां तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन। यहां तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज। और यहां तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। समझ में आ गया? ऑक्टेट रूल। ठीक है, समझ में आया क्या होता है ऑक्टेट रूल? बताओ क्या ऑक्टेट रूल? Every element want to acquire stable noble gas configuration, and for that purpose they have to either gain or lost electron to complete its balance shell. And how many electrons in the balance shell? 8 electron. In case of helium it is 2, उसको ड्यूप्लेट कहते हैं। हीलियम में कितने हैं? 2। तो हीलियम के केस में ड्यूप्लेट और बाकी सबके केस में ऑक्टेट। सबको क्लियर हो गया?
ओके ठीक है, तो ये कौन सा टॉपिक था हमारा, लिविस ऑक्टेट रूल। सो यहां ध्यान दीजिए सभी बच्चे, तो मैं बात कर रहा था ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको क्या बोला कि हर एलिमेंट अपने बैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन करेगा स्टेबल होने के लिए। चल रही है माइक? ओके, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करेगा। बात समझ में आ गई? मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं बच्चे। जैसे मैंने लिखा, वाटर की एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 1। इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2। 6 है ना उसके बैलेंस शेल में, कितने चाहिए उसको? 2। यहां पे मैं लिखता हूं हाइड्रोजन और यहां पर भी लिखता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। उसके बैलेंस शेल में कितने? 1। इसमें भी कितने? इसको कितने चाहिए? 1, क्योंकि इसको ड्यूप्लेट करना है ना कंप्लीट, और इसको क्या करना है कंप्लीट? ऑक्टेट। तो ये किस तरह की शेयरिंग करेगा बताना? ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, और बच्चे ये हो गया क्या कंप्लीट? ऑक्सीजन का ऑक्टेट। समझ में आया? सो दिस इज द एग्जांपल व्हिच रिप्रेजेंट योर ऑक्टेट रूल। क्लियर हो रही है बात या नहीं? एक और एग्जांपल देता हूं मीथेन की। CH4, कार्बन के बैलेंस शेल में कितने होते हैं? 4, और इसके साथ 4 हाइड्रोजन आप लोग जोड़ लीजिए। 1 2 3 4। मुझे बताना हाइड्रोजन ने क्या कंप्लीट करना है? ड्यूप्लेट। तो ये हो गया उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो गया उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, यहां पर भी कंप्लीट और यहां पर भी कंप्लीट। हुआ कि नहीं? और कार्बन को क्या करना है कंप्लीट? ऑक्टेट। तो कार्बन क्या करेगा? बात समझ में आई? तो क्या कंप्लीट हो गया उसका? ऑक्टेट। लेकिन बच्चे ये रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, थोड़ी देर के बाद फेल हो जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। कहा तो ये जाता था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो ऑक्टेट रूल को ओबे करे वो स्टेबल होता है, और जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करे वो स्टेबल नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और ये एग्जिस्ट भी करता है मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं कि स्टेबल है, इसमें ऑक्टेट वाला रूल फॉलो होता है या नहीं होता है? बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है बच्चे, है कि नहीं? तो उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। सो 1 2 एंड 3। आपने इसके साथ कितने क्लोरीन जोड़े? 3। Cl, और क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने होते हैं? 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 1। यहां पर भी क्लोरीन ले लो। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, और यहां पर भी क्लोरीन ले लो। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने हैं? उसने यहां से एक शेयर किया, क्या क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या यहां पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या यहां पर भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? हुआ या नहीं? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मैंने मार्कर्स कहां रखे थे? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये यहां पर आपका बोरान है, ये ऐसे शेयरिंग करता है, बताना मुझे बोरान का कंप्लीट हुआ या नहीं? बोरान के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहां पे? 1 2 3 4 5 एंड 1 6। इसका मतलब ये जो बोरान है, इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। समझ में आया? लेकिन क्लोरीन का ऑक्टेट क्या था? कंप्लीट था। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम होता है जिससे बाकी के जुड़े हो, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना कर पाए, कम इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें, वो मॉलिक्यूल आपका एसिडिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? और इसको बोलते हैं हम लोग लिविस एसिड। क्या बोलते हैं? लिविस एसिड। बात समझ में आई आपको बच्चे? क्या ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल है? नहीं, कहीं कहीं पर एप्लीकेबल होता है और कहीं पर एप्लीकेबल नहीं होता। मुझे बताना, क्या BeCl2 में, वो BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, क्या उसमें ऑक्टेट रूल काम करता है? बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, मुझे बताना बेरिलियम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो यहां बनाते हैं इसको, देखते हैं। बेरिलियम 1 एंड 2, और क्लोरीन बना लेते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड 1। यहां पर भी क्लोरीन बना लो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, लेकिन बेरिलियम में कितने हुए? 4। क्या? लेकिन वो लॉस से स्टेबल हो रहा है ना। मैं यहां पर आपको कोवलेंट बॉन्डिंग की एक एग्जांपल दे रहा हूं। समझ में आ रही है बच्चे बात?
अगर बेरिलियम क्लोराइड जब हम बनाएंगे, अगर बेरिलियम ऐसे बनाएगा कंपाउंड Be2, कितने होते हैं, यही होता है इसका, और क्लोरीन का क्या होता है 287, यही होता है ना। तो एक और क्लोरीन ले लो 287, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके थे, अगर ये इसको एक दे दे, इसको एक दे दे, तो क्या हुआ, बेरिलियम के ऊपर चार्ज कौन सा आया 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा आया -2 टाइम्स, फिर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई आपको। सो ऑक्टेट रूल आपका यूनिवर्सल रूल नहीं है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं PCl5 की, किसकी, PCl5, उसमें देखते हैं क्या होगा। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या कंपाउंड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान देना, फास्फोरस का बच्चे एटॉमिक नंबर है 15, कितना, तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5, P1 2 3 4 एंड 1 5, ये आ गया क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 1 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी क्लोरीन बना लीजिए। और अब बताओ क्लोरीन क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये हो गया उसका ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पर भी हो गया, यहां पर भी हो गया, यहां पर भी हो गया, और यहां पर भी हो गया। बताओ क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब फास्फोरस की कहानी देखो क्या होगी। मेरी बात सुनो ना, ऐसा करके हुआ, कितने हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 से ज्यादा शेयर पता कब नहीं कर सकता, एक एटम के साथ, अलग अलग एटम के साथ तो 7 भी शेयर हो सकते हैं। 4 का मतलब जो मैंने बोला था, एक एटम और सिर्फ 2 एटम हो तो उनके बीच में मैक्सिमम 3 ही शेयर होते हैं, 4 भी शेयर नहीं होते। ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकते हैं आप लोग, समझ में आया। अब यहां पर बात करो बच्चे, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ था, लेकिन फास्फोरस की कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो नाउ दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या बोलेंगे, इसमें ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया, लेकिन ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल क्या है, लेकिन इसके फास्फोरस के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। समझ में आया। तो इन चीजों को ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बात समझ में आई आपको। तो ऑक्टेट रूल का मतलब था बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जिसमें सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, जिसको हम क्या बोलते थे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। समझ में आ गया। सो ये फिर स्टेबल कैसे है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए। समझ में आया, वो हमको ये प्रूव करेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।